हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए लाइक सीएचएसएल या सीजीएल तक कोई भी एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज जरूर लेने चाहिए। और एक नया कोर्स अनअकैडमी प्लस कोर्स पे अभी लॉन्च होने वाला है। 1 अप्रैल से आपको अभिनय शर्मा, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर जो एसएससी के लिए मैथ्स पढ़ाते हैं, इनका कोर्स आपको 1 अप्रैल से देखने को मिल जाएगा। इनके अलावा अमन श्रीवास्तव, जिनका कोर्स अभी 22 तारीख से रनिंग है, तो आप उनको भी जरूर देखिए। इनके अलावा टॉप एजुकेटर बरखा अग्रवाल का भी कोर्स 1 अप्रैल से आने वाला है। और वाईफाई स्टडी भी यहाँ पे लाइव आपको 25 अप्रैल से कंटिन्यू क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा है। और इन्हीं की जैसे बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये अपकमिंग कोर्सेज हैं, जल्द ही आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे लाइव देखने को मिलेंगे। इसके लिए गाइज आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तो 1 महीने, 6 महीने और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त ध्यान रखें माई स्टडी दोस्त प्रोमो कोड जरूर अप्लाई करें, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। गाइज 200 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे 201 से। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए आपका, प्रासर्व तरंगे मनुष्य के द्वारा क्या होती हैं। तो आपके पास में फिल इन द ब्लैंक है एक तरह से, तो वो होता है नहीं सुनी जा सकती। प्रासर्व तरंगे वो होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से आपके पास में ज्यादा आवृत्ति की होती हैं। तो ये आपको ध्यान रख लेना, क्योंकि मनुष्य का रेंज जो रहता है वो रहता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही रहता है। इससे ज्यादा की ध्वनि को हम नहीं सुन सकते। अगला सवाल है कि भू-स्तर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। तो देखिए, जितना आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि इसका आवर्तकाल होता है 24 आवर्स। ठीक है ना, 24 आवर्स ही इसका आवर्तकाल होता है भू-स्तर उपग्रह का। और ये कितनी दूरी पर स्थित होता है? 36,000 किलोमीटर पर ये स्थित होता है पृथ्वी से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 203, प्रासर्व तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रासर्व तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत्ति की इकाई क्या होती है। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। हर्ट्ज को हम शॉर्ट HZ भी लिखते हैं। उसके बाद 205, 1 किलो चीनी का भार जो है आपके पास में, आगे फिल इन द ब्लैंक है कि समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। कहाँ पर सर्वाधिक होगा? अगर आपसे क्वेश्चन मैं इस तरह से पूछूं तो समुद्र के तल पर सर्वाधिक होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 206, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सी जगहों पे पूछा गया है। ठीक है, हिप्पोक्रेटस, पहले भी ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है, तो हिप्पोक्रेटस आपको ध्यान रख लेना है। अगला सवाल 207, ल्यूमिन किसका मात्रक है। ये देखिए, ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता नहीं है, ठीक है ना, ज्योति फ्लक्स है, तो ल्यूमेन उसका मात्रक होता है। ये ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 208 की हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा। देखिए, अगर हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो वो गुब्बारा फट जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे वायु दाब आपका जो है बढ़ जाएगा, जिससे वो फट जाएगा। आगे देखिए 209, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर उड़ जा रही है, तो उसमें स्थिर जो व्यक्ति है उसका भार क्या होगा। तो देखिए, आपको लगता है कि ऊपर जाता है तो भार में जो होती है वृद्धि होती है, ऐसा देखते हैं। लेकिन जब वो किसी त्वरण से जा रही होती है ना, असमान गति से, अगर समान वेग से ऊपर की ओर जा रही है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। वो क्या होता है आपके पास में स्थिर की अवस्था में आ जाती है। एक बार जरूर जब स्टार्ट होती है तब आपको भार महसूस होता है ज्यादा, लेकिन जैसे ही वो कंटिन्यू एक ही समान वेग से चलने लग जाती है तो भार में कोई चेंज नहीं होता है। तभी तो आप उसमें आसानी से खड़े रह पाते हैं। लेकिन अगर वो असमान गति से चलेगी तो आप उसमें सही तरीके से खड़े भी नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 210, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का जो तेल होता है वो बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, ये किस वजह से होता है। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है ना। वैसे ही सरफेस टेंशन का एक और उदाहरण होता है कि पानी की बूंद जो होती है थोड़ी देर बाद में वो सिकुड़ के एक बूंद की तरह की हो जाती है, तो वो हो जाता है सरफेस टेंशन। और ये पानी की जो लालटेन की है बत्ती, इसमें मिट्टी का तेल जो है ये ऊपर चढ़ता है। कई बार आपने सुना होगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बाल्टी से भीगा हुआ कपड़ा अगर इस तरह से बाहर निकला हुआ रहता है तो उस कपड़े से क्या होता है कि पानी बाहर निकलने लग जाता है इस तरह से। तो ये भी सरफेस टेंशन इसके कारण होता है, क्योंकि ये जो केशिका तो बन जाती हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड बन जाता है इसमें, और इस तरह से ये रेशे से होते हुए पानी जो होता है बाहर आने लग जाता है। अगला सवाल
बैरोमीटर में पारे का जो तल है वो एकाएक गिरना किसको प्रदर्शित करता है? क्योंकि बैरोमीटर लगाया है आपने और उसमें जो पारे का जो स्तर है वो एकदम से ही नीचे गिर जाता है, मतलब तो उसको क्या बोला जाता है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी, आप इसे समझिएगा। इसका आंसर हो जाएगा तूफान का पानी। कि ऐसे आपने सुना होगा या देखा भी होगा आपने रियल में कि जब आपके बहुत ज़्यादा तेज आंधी या तूफान सा आता है तो सबसे पहले आपको देखा होगा चारों तरफ बहुत शांति सी हो जाती है, एकदम हवा भी नहीं चलती है, पत्ते भी नहीं हिलते हैं, लेकिन फिर अचानक से बहुत तेजी से वो वायुदाब की कमी होने के कारण आपको आंधी या तूफान आता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 212, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का जो तापमान है वो हमेशा बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा। हम क्या करते हैं कि बहुत बार देखते हैं कि कमरे में हम पंखा चला के सोते हैं तो हमें लगता है कि गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन एक्चुअल में पंखे जो होता है वो क्या करता है कि हमारे शरीर पे जो पसीना निकलता है उसको जल्दी से सुखाता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। बाकी पंखे का कोई रोल नहीं है ठंडक उत्पन्न करने में, बल्कि वो तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ाता है। ये चीज़ ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है आपके पास में कि गर्म जल जो है 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है और 80 से 70 डिग्री ठंडा होने में कितना समय लेगा? तो देखिए ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तापमान बहुत ज़्यादा होता है तो गिरने के टाइम में जो होता है वो बहुत तेज़ी से गिरता है, लेकिन जब लास्ट स्टेज में होता है जैसे 10 डिग्री से 0 डिग्री तक टेम्परेचर आने में बहुत अधिक टाइम लगता है। ऐसी चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है कि जब आपके पास में एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से खर्च करते हैं, लेकिन जब आपके पास में फाइनली 1000-2000 रुपये रह जाते हैं तो आप बहुत कंजूसी करते हैं, यार बचाना है मुझे। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है कि पहले अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने में 10 मिनट लग रहे हैं तो अगले 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने में ऑब्वियस सी बात है 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 214 कि दो वेक्टर जिनका जो मान है वो अलग है, तो हमेशा ध्यान रख लेना है जिनका मान अलग हो उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर उनका मान अलग है तो उनका परिणामी शून्य कभी नहीं होगा। अगला सवाल, पत्थरों में भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिर जाएं, उसके बाद कंटिन्यू दूसरे पेज पर है ये। तो ये क्या बोल रहा है कि दिए जाए तो पाली का जो तल है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है आपको, पाली नहीं होगा ये पानी होगा, ठीक है ना। पानी का जो तल है वो क्या होगा? देखिए एक तो पहले आपने देखा कि पत्थरों से भरी हुई कोई नाव है, उसमें बहुत सारे पत्थर हैं, और उसके बाद क्या हुआ कि आगे आपने नाव खाली कर ली है और ये क्या कर लिया, सारे पत्थर पानी में डाल दिए। तो पानी के स्तर में क्या चेंज होगा? तो वही स्तर रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना। वही सवाल है ये कि जब आप क्या कर रहे हैं कि किसी पानी के टैंक में आपने बर्फ का टुकड़ा डाल दिया और जब बर्फ पिघल जाती है तो पिघलने के बाद में स्तर में कोई चेंज होगा या नहीं? तो कोई चेंज नहीं होता वहां पे भी, और ऐसा ही यहाँ पे होगा, क्योंकि जब नाव में जब पत्थर रखे हुए थे तो तब भी वही बात थी, ठीक है ना। तो इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है पानी के स्तर में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 216 कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगे देखिए निर्वात में नहीं चल सकती, ये चीज ध्यान रख लेना है, क्योंकि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है और निर्वात में कोई माध्यम उनको प्राप्त नहीं होता है। और एक और चीज ये ध्यान रख लेना है कि ध्वनि तरंगे जितना डेंस माध्यम होता है, सघन माध्यम होता है, उसमें क्या करती हैं, वो ज्यादा तेजी से फ्लो करती हैं। इसी वजह से वो क्या होते हैं कि कठोर वस्तुओं में अधिक तेजी से फ्लो करती हैं। उसके अलावा अगर जैसे हवा में देखें तो थोड़ा कम हो जाती हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 217, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? तो ये होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी कि एसी को उच्च वोल्टेज से निम्न करने में। देखिए एक चीज और ध्यान रखना, कई बार आपसे ऐसे सवाल पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क करता है या नहीं। तो डीसी के लिए ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता है, ओनली एसी के लिए करता है। एसी की वोल्टेज अगर ज्यादा है तो उसे कम करता है और कम है तो उसे बढ़ा देता है। ये दो काम होते हैं ट्रांसफार्मर के। अगला सवाल क्वेश्चन 218, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? तो ये आपको बताना था कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, किस लिए बनाई जाती है? देखिए क्या होता है कि गहराई बढ़ने के साथ में हमेशा द्रव का जो दाब होता है वो बढ़ जाता है। तो यही वजह होती है कि हमें क्या करना पड़ता है कि जब भी कोई बांध बनाते हैं, या आपने घर पे हौज ही देखा होगा, तो उसकी जो नींव होती है वो थोड़ी मोटी बनाई जाती है नीचे से दीवार की। अगला सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 219, द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करते हैं, क्या कहलाता है? श्यानता बोला जाता है, ठीक है ना। तो जितना सघन होता है, मतलब ये समझ लीजिए कि द्रव के कण जितने पास पास होते हैं वो उतने ही श्यान होते हैं, मतलब डेंस होते हैं, जितने ज्यादा उनकी श्यानता उतनी ही अधिक होती है। जैसे आपने देखा होगा शहद में देखा होगा और पानी में, पानी को आप देखेंगे कि किसी भी सतह पर छोड़ने पे तुरंत वो फिसलने लग जाता है, लेकिन शहद धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे। तो यही वजह होती है उसकी परतों के बीच में जो विरोध गति
कम होती है, जिसके कारण वो क्या करता है, धीरे से फ्लो करता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। तो आपको अगर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, चौथा आपके पास रेत है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण क्या होता है। तो ये क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, एक यौगिक होता है। नेक्स्ट है आपके पास में, गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर क्या होती है। देखो गैसों की जो श्यानता होती है, ये चीज़ ध्यान रखना है, श्यानता वैसे ताप बढ़ने पर द्रवों की क्या होती है, कम होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि गैसों की जो श्यानता ताप बढ़ने पर वो क्या होती है, बढ़ती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्यों। देखिए बर्फ के नीचे जल होता है, जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। देखिए क्या होता है कि ऊपर तो जम गया और वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, लेकिन उसके नीचे जो पानी होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, वो जमता नहीं है। तो इस वजह से उस पानी के अंदर वो जलीय जंतु जो हैं वो जीवित रह सकते हैं। अगला सवाल, यदि पृथ्वी का वायुमंडल न होता तो दिन की जो अवधि होती वो क्या होती, ठीक है ना, दिन की अवधि थोड़ी अधिक होती वायुमंडल अगर नहीं होता। अगला सवाल है आपके पास में कि विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल कि फैराडे के नियम के अनुसार ये कार्य करती है विद्युत मोटर। तो ये थे गाइज आपके आज के लिए टॉप 25 क्वेश्चंस। आई होप आपने अच्छे से देखे होंगे और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा कोई समस्या हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट भी जरूर कर देना। और चैनल पर जो लोग नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सी सून गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।